हाँ जी, कह रहे हैं गोली हमारे हमारे बच्चे ने मुझे ये देखो आंख फोड़ी हुई है। आपके बच्चे ने आंखें फोड़ी आपकी? हाँ, ये बच्चे ने? हाँ। नहीं, देखा मैंने, बच्चे ने फोड़ी है। हाँ जी, बच्चे ने फोड़ी है। क्यों फोड़ी? मेरे 3 लड़के हैं, उन्होंने मुझे कूटा मारा करके ज्यादा मेरे नाम कर दो। मैंने कहा ज्यादा नहीं करूंगा, मैं ट्रस्ट ना दूं उसको दान कर दूंगा, आपको नहीं दान करूंगा। ये मेरा अपना डीसी रोड में पुलिस केस भी चल रहा है, उसमें अभी तक फैसला हुआ। लिंगर कर रहे हैं, किसी लिए कर रहे हैं। बेटों ने मारा? हाँ जी, तीनों ने मिलकर? तीनों ने मारा। क्या और जमाना साथ है। बहुओं ने, साथ में बहुओं ने? बहू ने। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। जिसके साथ जनता उसी के हाथ में सत्ता, ऐसा कहा जाता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और जनता की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जो आज जवान है कल को वो बुजुर्ग भी होंगे, और वो बड़े खुशनसीब बुजुर्ग होते हैं जिनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। आज के वक्त में दौर ऐसा चल रहा है कि इसी भारतवर्ष की हम बात करें तो करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग जो वृद्ध आश्रम में रहते हैं, ओल्ड एज होम्स में रहते हैं। क्या आपको पता है कि किस तरह से उनके बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं, और जो माता पिता जब उनके घर में बेटा या बेटी पैदा होती है तो कितनी खुशियां मनाती है, लेकिन जीवन के उस पड़ाव में जब उस बुजुर्ग को अकेलापन सताता है, उसको सब छोड़ के चला जाता है, खासकर अपने बच्चों की बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या बीतती होगी। हमारे देश के अंदर में अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें तो 726 ओल्ड एज होम्स हैं, और अगर हम वैसे बात करें तो करीब करीब 7500 से ज्यादा ओल्ड एज होम्स हैं। हम भारत की आबादी की बात करें तो आज के वक्त में करीब करीब 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, और अगर हम बात करें 2050 में तो करीब करीब 34 करोड़ लोग इस देश में बुजुर्ग होंगे जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी। और जिस तरह से आज का वक्त चल रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप को, कई केसेस ऐसे हुए हैं कि धक्का दे के घर से बाहर निकाल देते हैं, और सारा कुछ जो उन्होंने अपने जीवन में कमाया है वो तक अपने कब्जे में ले लेते हैं, और माँ बाप रोड पे होते हैं कई बार। आज बहुत अच्छा एक मुद्दा लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे साथ दिनेश जांगड़ा जी हैं, और उनके साथ तमाम ये लोग आए हैं जो चाहते हैं कि बुजुर्गों के सुरक्षा के लिए एक कानून ऐसा बने ताकि उनके बच्चे उन पे ज्यादती ना कर सके। सबसे पहले दिनेश जी, कहाँ से आए आप लोग, और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्यों और कैसे आई? हम जो ये पीड़ित माता पिता भलाई मंच है, हमने ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, और जो ये कंसेप्ट आपने अब जो है अपनी तरफ से बताया है, ये कंसेप्ट जो है हमारे जो दिमाग में आया, हमारे प्रधान हैं सतीश कुमार बंसल जी। सतीश कुमार बंसल जी जैसे कई बुजुर्ग इस देश में ऐसे हैं जिनको वो अपने हाल पे, बच्चे अपने हाल पे छोड़ के चले जाते हैं, और वो पूछते ही नहीं हैं कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह की उनको ज़रूरत हैं वृद्धावस्था में। तो वहाँ से कंसेप्ट पनपा, क्योंकि इनके जो दोनों बच्चे इन्होंने पढ़ाए, सतीश कुमार बंसल जी ने दोनों बच्चे पढ़ाए, उसके बाद में शादी होने के बाद वो अपने अपनी जगह पे रह रहे हैं। इनके पास वो मिलने भी नहीं आते हैं, उनके पास वक्त भी नहीं है इनको मिलने का। मतलब घर जमाई बन गए? घर जमाई मानो, उनको घर छोड़ना मानो, चाहे कैसा ही मानो, परंतु उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। तो इस तरह से जो कंसेप्ट है हमारे दिमाग में आया, फिर हमने जो है बुजुर्गों को इकट्ठा किया। आज जो है हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग इकट्ठा हो चुके हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे हम अलग अलग जगह पे जाके अपनी बात रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं कि इस तरह का कानून एक पारित हो ताकि बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को छोड़ के ना जाएं, वृद्धावस्था में उनकी सेवा करें। और वत्सा बात यह है कि जब तक उनके ऊपर कोई पनिशमेंट, कोई कानूनी, सख्त कानूनी जो है प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनके पीछे इस तरह से डर नहीं होगा, तब तक वो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के जाते ही रहेंगे। नहीं, मुझे बहुत शर्म आती है ऐसे लोगों को देख करके, एक नौजवान जो अपने माँ बाप को छोड़ करके, और जब वो शादी कहीं कर लेता है और जब अपने इन लॉज के पास यानी कि अपने ससुराल वालों के पास ज्यादा पैसा देखता है या उसको लोभ देते हैं, तो अपने माँ बाप को छोड़ के उनके साथ रहना शुरू कर देता है। अरे डूब मरो शर्म से ऐसे लोग, और ऐसे लोगों को डूब ही मरना चाहिए।
जो ये तक ख्याल नहीं करते जिस माँ बाप ने उसे पैदा किया और जब उसकी पैदा हुई होगी तो कितनी खुशियां मनाई होगी उसी माँ बाप ने, लड्डू मिठाई सब बांटे होंगे। क्या वो मिठाई और लड्डू इसी दिन को देखने के लिए बांटे थे? एक बड़ा अच्छा आपने ये पोस्टर लेके खड़े हैं, डॉक्टर आंसू भल्ला एम्स को अपने संबंधियों को धमकाने की सजा दो। ये क्या मसला मामला है, पहले ये बताइए, कौन है आंसू भल्ला? आशु भल्ला मेरे बेटे की मदर इन लॉ है। आपके बेटे की मदर इन लॉ? मदर इन लॉ है। अच्छा। ये आकाश बंसल जो लिखा हुआ वो मेरा बेटा है, डॉक्टर है, दोनों रेडियोलॉजिस्ट है। ये भी रेडियोलॉजिस्ट है एम्स में, मेरा बेटा भी रेडियोलॉजिस्ट है। उसकी इसकी बेटी जो है वो भी रेडियोलॉजिस्ट है। ये दोनों पीजीआई में काम करते थे, वहाँ से इन्होंने आपस में लव मैरिज किया। लव मैरिज किया। उसके बाद हमारे को छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से हमारे को जो पीड़ित माता पिता, हमने फिर घूमा, जो ओल्ड एज होम गए, वहाँ पे देखा बहुत सारे दुखी हैं। ये आकाश भल्ला का पोस्टर ये दिखाना सर, एक मिनट ये दिखाना। ये देखिए, ये लोग कहते हैं ना बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो काबिल बने। ये देखिए ये पोस्टर लेके खड़े हैं आकाश, डॉक्टर आकाश, होश करो तेरे माँ बाप बाहर खड़े हैं। और माँ बाप में बाप तो यहाँ पे ये खड़े हैं, ये पिता है उसी आकाश भल्ला के, आकाश बंसल के, और आप पिता हैं आखिर। और ये उनकी सास है जो कह रही है आंसू भल्ला, आप कह रहे हैं आंसू भल्ला सास है। क्या कहेंगे? बेटे को डॉक्टर तो बनाया आपने, डॉक्टर बना हुआ बेटा है ना आपका। एक मिनट सर पकड़ना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। बेटे को डॉक्टर बनाया, आप क्या करते थे पहले ये बताइए मुझे। मैं पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में इंजीनियर था। वहाँ से मैं अपने, कितने बेटे हैं आपके पहले ये? मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा इंजीनियर है जो छोटा है, वो भी एक अच्छे बैंक में ऑफिसर रैंक पे चला गया था। अब वो इन इलाज के चक्कर में आगे उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी, अब अपनी वाइफ के साथ पता नहीं कहाँ है। अच्छा एक बार बताओ ऑन कैमरा, जब बेटे का मेडिकल में एडमिशन हुआ होगा तो कितनी खुशियां मनाई होगी कि मेरा बेटा अब काबिल बन गया, सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा लगा था ना? ऐसा हर माँ बाप को लगता होता है ना। मेहनत करता है माँ बाप, मेहनत करता है बच्चे को पढ़ाने के लिए। देख रहे हैं, एक बाप ने अपने जिंदगी की जद्दोजहद जवानी बेच करके, मैं कहूंगा कि बेटा को डॉक्टर बनाया कि आने वाले वक्त में जब ये उम्र के उस पड़ाव में पहुंचे तो वो बेटा इनका हाथ पकड़े। वही बेटा हाथ छोड़ के और कहीं दूसरे साइड में जाके खड़ा हो गया सिर्फ शादी करने के बाद। और आज उसके इन लॉज का ये नाम लेके खड़े हैं, डॉक्टर आंसू भल्ला नाम बता रहे हैं। ये दिन देखने के लिए आप भी आए हैं इन लोगों के साथ, आप भी बुजुर्ग हैं। क्या लगता है कि जो ये चीजें चल रही है बुजुर्गों पे क्या बीती है? मैं चाहता हूँ इस देश का बुजुर्ग समझे जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कहा ना 15 करोड़ से ज्यादा लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, और आपको बताया कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? क्या कैसा? ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। इसी भारत में गाथा सुनाई जाती है श्रवण कुमार की। एक वो भी बेटा हुआ है जिसकी लोग उदाहरण देते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार जैसा हो। और इसी कलयुग में एक ऐसे बेटे की भी उदाहरण है जो बाप रोड पे पोस्टर लेके खड़ा है अपने बेटे का, लेकिन बेटा उसको पूछने का नाम नहीं ले रहा है। खैर, हाँ जी बताइए। मैं एडवोकेट दिनेश कुमार जांगड़ा और जो पीड़ित माता पिता भलाई मंच का मैं लीगल सेल का प्रधान हूँ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और जो ये कंसेप्ट है वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब माँ बाप 18 साल का जब बच्चा होता है तब उसकी प्रोफेशनल पढ़ाई शुरू होती है। करेक्ट। प्रोफेशनल पढ़ाई शुरू होने के बाद माँ बाप उसकी तरह जीता है, जैसे ही उसको सुबह उठाना, फिर उसको पढ़ाई के लिए याद करवाना, उसको उस मंच तक लेके जाता है, उस स्थिति तक लेके जाता है कि उसका समाज में नाम हो सके, वो खाने कमाने लायक बन सके। जब वो खाने कमाने लायक बन जाता है तब वो अपने माँ बाप को छोड़ के जाता है। वो सबसे जो बुरा फेज है। दिनेश साहब मुझे एक चीज बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है। जो पीड़ित माता पिता भलाई मंच है, इस मंच से हो सकता है कि लाखों लोग जुड़ना चाहते हो। हाँ, जो पीड़ित हो। हाँ, तो वो लोग आपसे कैसे जुड़े? और आपका जो संगठन है जो ये लड़ाई लड़ रहा है उसमें जितनी भागीदारी बढ़ेगी उसकी ताकत उतनी और बढ़ेगी। तो किस तरह से आप लोगों को जोड़ेंगे इसमें से? अगर कोई जुड़ना चाहे तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे साथ आके जुड़े। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ऐसा एक कानून पारित करे, सेंट्रलाइज्ड कानून हो कि
किसी तरह का प्यूनिटिव एक्शन उनके ऊपर लिया जा सके और बच्चे माँ बाप को वृद्धावस्था में ना छोड़ सकें। हमने एक फ़ोन नंबर जो कि सतीश कुमार बंसल जी हमारे प्रधान हैं, उनका फ़ोन नंबर रिलीज़ किया हुआ है कि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो एक बार फ़ोन नंबर बता दीजिए। फोन नंबर आप बता भी दो, मैं स्क्रीन पे चला भी दूंगा। हमारे पीड़ित माता पिता भलाई मंच का जो फोन नंबर है वो 8054054010। ये फोन नंबर आप हमारे स्क्रीन पे भी नीचे देख रहे होंगे जो चलाया जा रहा है कि अगर आप भी पीड़ित माता पिता है तो आप जुड़िए। उनको किसी भी तरह की कोई कानूनी हेल्प चाहिए, सामाजिक हेल्प चाहिए, हम उनके साथ खड़े हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की संस्था, एक तो सबसे अहम मुद्दा ये बता रहे हैं कि एक कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए लड़ रहे हैं जिसमें पीड़ित माता पिता के लिए एक ऐसा कानून बने जिसके तहत उसका बच्चा उसे छोड़ के जा ना सके, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई पीड़ित माता पिता है और इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे नंबर जो चल रहा है, आप सतीश बंसल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ब्यूटी ये है, खूबसूरती है कि ये वही सतीश बंसल जी है जिनका अपना बेटा इनको छोड़ के जा चुका है, तो दर्द ये समझते हैं। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे आप भी यहाँ पे आए हुए हैं, क्या लगता है कि सरकार कानून बनाएगी? हम ये कहते हैं सरकार क्यों बनाए। सरकार ने सीनियर सिटीजन बनाया किस लिए एक्ट है, सीनियर सिटीजन नहीं, ये फॉरेन आश्रम बनाया हुआ है। सीनियर सिटीजन क्यों नहीं गवर्नमेंट एक्शन लेती और ये कहती है कि बुजुर्ग को बाहर निकाले, ऐसे करें, बुजुर्ग को गोली से मार दिया जाए सड़क पर खड़ा करकर। क्यों कि इन्होंने गुनाह किया होता है कि इन्होंने बच्चे पैदा किए, इसलिए मुझे बच्चे साथ नहीं देते। और बुजुर्गों को ये कहें कि सड़क पर खोलो और गवर्नमेंट आपको गोली मार कर मार दे। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है। एक माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, लेकिन एक पिता के साथ जब इस दौर से गुजरता है वो तो क्या कहता है कि रोड पे खड़े होकर गोली मार दो। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए वो कह रहा है। तो आप इनकी मानसिक स्थिति समझिए कि किस दौर में ये पहुंच जाते हैं जब इनके बच्चे इनको छोड़ के चले जाते हैं। ये खुद अपने आप में बयां कर रहा है। हाँ जी, कह रहे हैं गोली हमारे बच्चे ने मुझे ये देखो आंख फोड़ी हुई है। आपके बच्चे ने आंखें फोड़ी आपकी? हाँ, ये बच्चे ने? हाँ। नहीं, देखा मैंने, बच्चे ने फोड़ी है। हाँ जी, बच्चे ने फोड़ी है। क्यों फोड़ी? मेरे 3 लड़के हैं, उन्होंने मुझे कूटा मारा करके ज्यादा मेरे नाम का दो। मैंने कहा ज्यादा नहीं करूंगा, मैं ट्रस्ट ना दूं उसको दान कर दूंगा, आपको नहीं दान करूंगा। ये मेरा अपना डीसी कोर्ट में केस भी चल रहा है, उसमें अभी तक फैसला नहीं हुआ। लिंगर राउंड कर रहे हैं, किसी लिए कर रहे हैं। बेटों ने मारा? हाँ जी, तीनों ने मारा। क्या और जमाना है? बहुओं ने, साथ में बहू ने क्या जमाना होगा? 3 बेटे, बताइए 3 बेटों की खुशियां इन्होंने कैसे मनाई होगी घर में। मेरे 3 बेटे हैं, चौड़े होके अपने समाज में बोलते होंगे, जहां बैठते होंगे। कितने बच्चे हैं जी? 3 बेटे। 3 बेटे हैं, चौड़े होके कहते हैं। क्या पता था कि 3 बेटे का मतलब वही 6 हाथ बैठ के अपने बाप की कुटाई करेगा और उसकी इनकी आंखें फोड़ दी। अरे निकम्मो, मर जाओ इस जिंदगी से। अपने हाथ और अपने पैर के बदौलत कुछ करते, कुछ कमाते जैसे तुम्हारे बाप ने कमाया। मैं सरेआम कैमरे पे कह रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को, डूब के मर जाना चाहिए। उनको ढूंढने की आदत नहीं है, उनको ये चाहिए मुझे अंदर दाखिल करा दीजिए, उनको सड़क पर ला दीजिए। ये कानून बनाया जाए कि बच्चे सड़क पर आने चाहिए और बच्चों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए, इनमें कानून एक्ट कीजिए भी जो भी पास करें इनको बाहर निकाला जाए, मुझे अंदर दाखिल कराया जाए। चलिए, ये पीड़ित माँ बाप के जो दर्द है, दुख है, इसको समझना पड़ेगा। और जो पीड़ित माता पिता भलाई मंच है जिसके तहत हमारे साथ दिनेश जी खड़े हैं और भी लोग बंसल जी खड़े हैं, और जिस तरह से ये सामने आए हैं, ये अपने आप में भारत में एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिस मुद्दे को उठाने के लिए मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने कदम बढ़ाया, अगर कानून बन जाता है तो इस देश के कम से कम आज के वक्त में 15 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग और 2050 तक 34 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग जो होंगे, उनकी जीवन में कहीं ना कहीं खुशियां होगी। और कहा जाता है ना कि भय से भक्ति सभी करे। जब तक बच्चों के अंदर में ये भय पैदा नहीं किया जाएगा कानून के तहत कि तुम अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकते, और अगर उन पे हाथ उठाओगे तो तुम पे कानूनी कार्रवाई होगी, तुमको उनके जायदाद में हिस्सा लेने का कोई ऐसा मतलब हक नहीं है जब तक वो तुम्हें खुद ना दे। जबरदस्ती अगर तुम उनके साथ करते हो तो तुम पे कानूनी कार्रवाई होगी। मेरा आखिरी, हाँ बताइए जी। हाँ, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप लोग जो कर रहे हैं इसके तहत क्या लगता है आने वाले वक्त में सरकार इसके लिए कब तक कानून बना पाएगी, या कब तक आप प्रेशर बना पाएंगे इसके लिए? हम अपनी तरफ से काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है
हमने होम मिनिस्टर को भी ये मेमोरेंडम दिया, सोशल एंड जस्टिस मिनिस्टर मिस्टर रामदास अठावले जी एंड लॉ मिनिस्टर, सबको हम अप्रोच कर रहे हैं। हमारे को उम्मीद है भी जल्दी कानून बन जाएगा, लगे हुए हैं हम मेहनत जैसे कर रहे हैं। बहुत साहब, हमने जो है ना डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सेमिनार्स किए हैं, ताकि जो आवाज़ है पीड़ित माता पिता भलाई के लिए हम लोगों के बीच में पहुँचें, और जो कानून बनाने वाले हैं, लेजिस्लेचर हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, उनके दिमाग में जाए कि हाँ, इस तरह के कानून की सख्त से सख्त ज़रूरत है और जल्द से जल्द ये पास हो। इस देश को चलाने वाले ज्यादातर लोग, आप आंकड़ा उठा के देखिएगा, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, यानी कि सीनियर सिटीजन वो खुद है, तो वो अगर सीनियर सिटीजन का दर्द नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? खास करके वो लोग जो 70-70 साल के हैं और देश चला रहे हैं बैठ के, तो उनको इन जो माता पिता हैं उनका दर्द उनको समझना चाहिए। और जब आपके भी बच्चे आपको सताए तो माता पिता भलाई मंच के पास जरूर आए और ये आपकी मदद करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जैसे मैं 2000 एक्ट 2007 है ना, उसमें सीनियर सिटीजन एक्ट है, उसमें भी हमारे जैसे सीनियर सिटीजन खड़े हैं, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। वहाँ पे जो एक पैनल बनाया जाता है, एसडीएम पैनल, उसमें जो पैनल में जो लोग बैठे हैं वो उनको उनके हक नहीं दे रहे, वो अपने इंटरेस्ट के लिए इनका हक मार के उनको फिर रोड पे कर रहे हैं। जैसे ये ज्ञानी राम जी हैं, इनका था, इनके बच्चा क्या हक, ज्ञानी राम जी बताइए क्या हक हो गया, क्या हो गया? मेरा सीनियर सिटीजन होता है, मेरा पैनल में केस चल रहा था, मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ, मैं पंचकुला हूँ। उन्होंने मुझे केस को यहाँ नहीं हो सकता, पर भिवानी मुझे जान का खतरा था, जान बचा के पंचकुला गया, उन्होंने केस को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ आपका फैसला, जो सीनियर सिटीजन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आदमी जहाँ कहीं रहता है वहाँ उसका डिसाइड होगा, लेकिन वो मनमानी करते हैं, वो अपने इलाके में जाओ, ये आपका फैसला नहीं है। देखिए, मनमानी करते हैं। इस देश में न्याय जो है ना, न्याय कतई गरीबों के लिए न्याय नहीं है। इस देश में न्याय इतना महंगा है कि एक मिडिल क्लास का आदमी लोअर कोर्ट तक तो बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, लेकिन एक केस जो 20-20 साल, 25-25 साल, 50-50 साल चलता है, जब तक न्याय मिलता है तब तक, अगर मिल गया तो तब तक वो दुनिया से जा चुका होता है शायद। खैर दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसको और आगे बढ़ाइए आप लोग, मुझे अच्छा लगा कि ताकि बुजुर्गों का और भी भला हो, कल्याण हो, और ऐसे बच्चों को सबक जरूर मिलना चाहिए कि ताकि कानून ऐसा बने कि एक बच्चा अपने माँ बाप पे नजर टेढ़ी करके भी देखे। हालांकि हमारी संस्कृति कहती है कि नाक तो टेढ़ी करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसको भारत की संस्कृति समझ में नहीं आ रही है तो उसको कानून का ऐसा डर हो कि नजर उठाने से पहले वो 10 बार सोचे। मैं नजर की बात कर रहा हूँ, हाथ बहुत दूर की बात है, जैसा इनकी आंख के साथ किया गया, तो 10 बार सोचे। कुछ कह रहे थे आप, आखिर में बता दीजिए। बात ये है, हम जो रेड क्रॉस में रहते हैं वहाँ श्वेता अग्रवाल है, उन्होंने वहाँ पर इतनी नेरगर्दी मचाई हुई है और पैसा भी खाते हैं, वहाँ पर केयर नहीं होती सीनियर सिटीजन की। अच्छा, हाँ जी। और 15 सेक्टर ये रेड क्रॉस सोसाइटी बनी हुई है, क्यों नहीं ये करती गवर्नमेंट? मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी को बोला था, उन्होंने परवाह नहीं की, और कौशिक जी को बोला था, उन्होंने परवाह नहीं की। क्या बात है? देखिए, बहुत सारे इस देश में संस्थाएं ऐसी चल रही है जो दिखाती तो समाज सेवा है, लेकिन समाज सेवा के नाम पर चंदा ले करके क्या कह रहे हैं कि जिसकी जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे सीनियर सिटीजन का केयर नहीं किया जा सकता। सिर्फ चंदे के लिए कोई संस्था चल रही है और चंदा कमाई, उनका चंदे का कमाई एक जरिया बना रखा है उस संस्था को, तो संस्था पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। परसों ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਪੜ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ए ਵਕੀਲ, ਤੇ ਉਸका ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ उसकी जो वाइफ है उसकी वो भी टीचर लगी हुई है। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ को बड़ी बुरी तरह पीटा, मीडिया ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ है इस टाइम, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਬਾਰ से कुछ, मतलब उत्पीड़न चल रहा है लोगों पे, यही कहना। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। सबसे बढ़िया मुद्दा ये है कि अगर इनकी मांग मान ली जाती है तो ये जो पोस्टर है ना, वृद्धाश्रम बंद हो, कानून ऐसा बने कि एक भी बुजुर्ग को
अपने घर से कोई निकालने की जरूरत ना कर सके, तो वाकई इस वृद्ध आश्रम की जरूरत इस भारत में नहीं पड़ेगी। और जो हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति कहती है कि बुजुर्गों का सत्कार और सम्मान, उस सत्कार और सम्मान हमेशा बनी रहेगी। और इस पोस्टर को लेके खड़े होने की जरूरत इन जैसे बुजुर्गों को शायद कभी नहीं पड़ेगी। अगर इस देश का कानून अपना काम करना शुरू कर दे तो क्या मजाल है कि बुजुर्गों को रोड पे ऐसे खड़े होकर चिल्लाना पड़े न्याय के लिए।